Hello everyone, this is Swati Singh. Welcome back to my class. I hope you all are doing great. मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे भी एकदम अच्छे होंगे, स्टूडेंट्स भी मेरे अच्छे होंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी चैप्टर 6 न्यू एनसीईआरटी ऑफ क्लास 9th एसएसटी। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल स्टडी द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। होती क्या है डेमोक्रेसी? ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इन विच पीपल आर इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, तो डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट की फॉर्म है जिसमें लोग अपने लीडर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं बाय द इलेक्शन। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया is the world's largest democracy with a population of over 140 crore and a vote base of over 96.8 crore in 2024. India, that is Bharat, represents largest participatory democracy where people choose their government by electing their representatives. ठीक है, तो ये है हमारी डेमोक्रेसी। अगर हम इंडिया की बात करें तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। ठीक है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में। 96.8 करोड़ लोग हैं, ठीक है, जो वोटर बेस है, जो वोटिंग करते हैं इंडिया में। और इंडिया, दैट इज भारत, ठीक है, रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ठीक है, लार्जेस्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है वेयर पीपल चूज देयर गवर्नमेंट, जहां लोग अपनी गवर्नमेंट को चूज करते हैं बाय इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की फॉर्म है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टैब्लिश हुई है इंडिया में। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, फ्रॉम विच गवर्नमेंट गवर्न्स अवर कंट्री। ठीक है, तो जिसके द्वारा गवर्नमेंट हमारी कंट्री को गवर्न करती है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ द पीपल इन डेमोक्रेसी। In India, democratic principles are guided by the Constitution of India, which was adopted on 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950. The Constitution not only guarantees but also protects the fundamental rights of all citizens. It ensures that no citizen is discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex, or place of birth. It is under Article इट इज अंडर आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो ऑन द 5 ग्राउंड्स देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो इन 5 ग्राउंड के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। देयर कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी पर्सन। ठीक है, तो कौन कौन से 5 ग्राउंड है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, और कहाँ लिखा है? आर्टिकल 15 में इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, राइट्स को सेफगार्ड करता है डेमोक्रेसी में। ठीक है, और हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949, जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और हमने एनफोर्स किया था, इंप्लीमेंट किया था 26 जनवरी 1950 को। दोनों अलग बातें हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर और हमने इंप्लीमेंट किया था भारत में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने भारत में इंप्लीमेंट किया था 26 जनवरी 1950। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम में डेमोक्रेसी की जो फॉर्म्स थी, डेमोक्रेसी की जो काउंसिल्स थी, असेंबलीज थी, तो अगर हम वैदिक पीरियड में बात करते हैं तो वैदिक पीरियड में सभा, समिति, विदत, ठीक है, दैट इन्वॉल्व कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म हमारी एंशिएंट टाइम में भी हमारी सोसाइटी में है। ठीक है, राइट। उसके अलावा फंक्शन ऑफ बुद्ध संघ, अ मोनेस्टिक कम्युनिटी एस्टैब्लिश बाय गौतम बुद्धा ने एक मोनेस्टिक कम्युनिटी एस्टैब्लिश की थी। ऑल्सो रिफ्लेक्ट इंडियाज डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, जो इंडिया के डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, राइट। द संघ एंकरेज डिबेट एंड डिस्कशन, जैसे पार्लियामेंट में आप डिबेट डिस्कशन करते हो वैसे उस टाइम संघ में लोग डिबेट कर सकते थे, डिस्कशन कर सकते थे ऑन एनी मैटर। एंड इट्स मेंबर्स कुड चूज देयर लीडर्स। ठीक है, इसके जो मेंबर्स थे अपने लीडर को चूज कर सकते थे। मेक डिसीजन ले सकते थे थ्रू वोटिंग के थ्रू, जैसे अभी लिए जाते हैं। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिंग कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता था। Over the long passes of time, invasion by foreign invaders disrupted the political and social fabric of some part of the country. जैसे जैसे इन्वेडर हुआ, इन्वेडर मतलब इन्वेजर इंडिया में आए, आक्रमणकारी इंडिया में आए, आक्रमण किया, तो इंडिया का जो पॉलिटिकल सोशल स्ट्रक्चर था उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, हूण आए थे, कुषाण आए थे, ठीक है, अरेबियन आए थे,
राइट। तो इन सब ने इंडिया का जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम था, जो एंशियंट पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम था, उसको डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस लगा। उसके बाद ब्रिटिशर्स इंडिया है, उन्होंने रूल किया। ठीक है, अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो उन्होंने भी काफी लंबे समय तक रूल किया इंडिया में, राइट। तो एक तरह से इंडिया को उन्होंने अपने अंडर में एक कॉलोनी बना के रखा, राइट। तो अब वही कॉलोनियल रूल के जाने के बाद हमें हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना था, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी थी, लॉ का रूल स्टैब्लिश करना था। ठीक है, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसी टाइम इंडिपेंडेंट होने से एक साल पहले 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान सभा को बनाया गया, फॉर्म किया गया और उसको ये काम सौंपा गया कि आप हमारे भारत के संविधान को ड्राफ्ट करोगे, हमारे भारत के संविधान को बनाओगे, हमारे भारत का जो संविधान है वो आपके हाथ में, आप उसको फॉर्म करोगे। ठीक है, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हमारे इस पूरे संविधान को बनने में, और इसीलिए इसको वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लंबा संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स, ठीक है, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स होती थी, छोटे छोटे टॉपिक्स पर भी होती थी। सिर्फ एक ही ऐसा टॉपिक था जो बिना डिबेट डिस्कशन के पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एक ही बार में पास कर दिया था। दैट वाज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, तो ये सारी चीजें, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का फ्लेक्सिबल नेचर दिखाता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी की, तो बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल, जैसे पॉपुलर सॉवरेनिटी। ठीक है, सॉवरेनिटी मतलब इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, सॉवरेन है, वो इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर पर खुद डिसीजन लेगी, उसके ऊपर किसी भी बाहर आउटर फोर्स का कोई भी एक तरह से कोई राइट नहीं होगा, कोई आउटर फोर्स की कोई बाउंडेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये है पॉपुलर, ये है सॉवरेनिटी का प्रिंसिपल। ठीक है, तो इन डेमोक्रेसी द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर लाइज विद द पीपल। अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर कौन है? पीपल। पावर किसके पास है? लोगों के पास है। तो आइडिया ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी मींस दैट द स्टेट ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। ठीक है, स्टेट्स के पास, गवर्नमेंट के पास जो अथॉरिटी आती है, पावर आती है, वो किससे आती है? लोगों से आती है। ठीक है, डेमो मतलब होता है पीपल एंड क्रेसी मीन होता है पावर। तो पावर ऑफ द पीपल या रूल ऑफ द पीपल। ठीक है, गवर्नमेंट इलेक्ट थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फॉर्मुलेट पॉलिसीज, इंप्लीमेंट लॉज। गवर्नमेंट इलेक्ट होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के द्वारा, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है, लॉज को इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, एंड एवरी सिटीजन 18 इयर्स ऑफ एज एबव हैज द राइट टू वोट थ्रू अ सीक्रेट बैलेट पेपर। पहले सीक्रेट बैलेट के थ्रू वो लोग क्या करते थे? 18 इयर्स के, ठीक है, वोट देते थे, राइट। तो पहले 21 की एज थी, अब 18 इयर्स हो गई है। तो 18 इयर्स की एज और 18 इयर्स प्लस जितने भी लोग हैं वो सब वोट दे सकते हैं, और इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, तो सिटीजन एक्सरसाइज their right to vote to elect governments and representatives under article 368. ठीक है, why is it important that the ultimate source of power rests with the people in a democracy? ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि पावर लोगों की होनी चाहिए, लोग जब चाहे, जैसे अभी रिसेंटली हाल ही में आपने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, तो ये क्या है? ये लोगों की पावर का एक एग्जाम्पल ही तो है। ठीक है, तो लोगों के पास क्यों होनी चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेट सोर्स लोग होनी चाहिए? देखो, सारी चीजें एक तरह से, इनकम गवर्नमेंट की लोगों से होती है। ठीक है, रूल देश किससे चल रहा है? लोगों से चल रहा है। इकोनॉमी किसकी है? लोगों की है। पॉलिटिक्स किसकी है? लोगों की है। तो जब लोगों की पावर नहीं होगी तो फिर क्या फायदा ऐसी ऐसी पॉलिटिकल रूल्स का, रेगुलेशंस का। ठीक है, रूल ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 14, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, देयर आर टू प्रिंसिपल, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, दो प्रिंसिपल है यहाँ पर। तो रूल ऑफ द लॉ इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी। कानून का शासन, डेमोक्रेसी में सबसे जरूरी है कानून का शासन। कानून का शासन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और कानून भी सबके लिए समान होना चाहिए, और कानून की नजरों में सबको समानता मिलनी चाहिए, सबको समान संरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, और ये जो डिस्प्यूट हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी लॉज का वायलेशन हो जाता है
तो ये रिसॉल्व होगा इन अ कोर्ट ऑफ लॉ थ्रू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। कानून के द्वारा जो एस्टेब्लिश प्रोसीजर जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया है उसके द्वारा ही डिस्प्यूट को रिसॉल्व किया जाएगा। ठीक है, नाउ we talk about the fundamental rights. There are 6 fundamental rights under article under part 3 of the constitution. ठीक है, तो 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, right against exploitation article 23 and 24, right to freedom of religion articles 25 28, cultural and educational rights article 29 30, and right to constitutional remedies under article 32 and 226 आर्टिकल हाई कोर्ट्स के लिए। ठीक है, सेम एनी वायलेशन ऑफ दिस कैन लीड टू एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन एंड सिटीजंस कैन सीक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। These rights are enforceable, justiciable in the courts of law and are indivisible and inalienable, subject to reasonable restrictions in accordance with the procedure established by law. It is important. ठीक है, procedure established by law क्या है? It refers to a legal principle that stresses on strict adherence to duly enacted and valid laws. This principle is enshrined in Article 21 of the Constitution of India, which states no person shall be deprived of life or personal liberty except according to procedure established by law. ठीक है, किसी को भी जीवन का अधिकार और राइट टू लिबर्टी से वंचित नहीं किया जाएगा। ओनली जो प्रोसीजर उसमें लिखा है, एस्टेब्लिश बाय लॉ हुआ है, ठीक है, उसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एवरी इंडिविजुअल इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस, आइडेंटिटी और रैंक इज ट्रीटेड इक्वली बाय द लॉ। ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। कानून सबके लिए समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष सबको समान संरक्षण मिलेगा। ठीक है, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस हैं, डिसेबल्ड पर्सन हैं, पीडब्ल्यूडीज हैं, ठीक है, सबको। सेपरेशन ऑफ पावर इज द मेन फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, जैसे फेडरलिज्म, ठीक है, थ्रू फेडरलिज्म पावर इज डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो पावर को सेपरेट किया गया है, राइट। और अगर हम बात करें, पावर को हमने दो तरीके से सेपरेशन किया है, डिवीजन किया है, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल जो डिवीजन है वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर क्या कर रहा है? कानून बना रहा है। लेजिस्लेचर मेक्स लॉज, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट्स लॉज एंड द जुडिशरी इंटरप्रेट्स लॉज। ठीक है, जुडिशरी क्या कर रहा है? इंटरप्रेट कर रहा है लॉज में। ठीक है, तो ये 3 ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट के। कितने ऑर्गन है? 3, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ओके, अब हम बात करते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या है पब्लिक? मैं शॉर्ट ऑफ पढ़ा रही हूँ, आप डिटेल में पढ़ सकते हो, बट जो बेसिक जो मैन है वो मैं सारा यहाँ कवर कर रही हूँ। ठीक है, public interest litigation, a legal action initiated in a court of law for the enforcement of public interest. Accountability and transparency is must. ठीक है, तो बहुत जरूरी है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। जैसे एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल, आंसरेबल, रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो अकाउंटेबल है, जो भी एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है उससे क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल टू सिटीजंस एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड अकाउंटेबल टू सिटीजंस। होनी चाहिए, अकाउंटेबल नहीं है। जैसे अभी अकाउंटेबिलिटी तो हुआ, अकाउंटेबिलिटी तो साबित हुई है। ठीक है, जो भी क्या कहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने अपने ऑफिस से जो रिजाइन दिया है, तो वो यही तो सिद्ध करता है, यही तो साबित करता है कि अकाउंटेबिलिटी है गवर्नमेंट की। वो जो भी एक्शन ले रही है और गवर्नमेंट के टाइम पर कुछ भी अगर गलत हो रहा है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की है। ठीक है, तो through election, public debates, engagement with civil society, citizens can evaluate the actions of the government. These continuous public involvement strengthen democracy and build trust between the government and the people. Several institutional policy framework ensure accountability and transparency in the Indian democratic system. For example, right to information 2005, right to information act 2005, ठीक है, provides transparency to citizens। ठीक है,
तो अगर गवर्नमेंट से सिटीजन्स को कुछ भी पूछना है, हमें हमारी गवर्नमेंट से कुछ भी पूछना है, तो हम राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू उनसे डिमांड कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है, एनी मैटर पर। मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टीपल पार्टीज है इंडिया में, ठीक है, नेशनल एंड स्टेट दो तरीके की पार्टियां होती है, तो इंडिया में मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। जब इलेक्शन होते हैं तो कोई एक पार्टी इलेक्ट नहीं होती है, सारी की सारी पार्टी कॉन्टेक्स्ट करती है, ठीक है, इन द इलेक्शन, राइट, एंड फॉर द इलेक्शन, ओके। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल पार्टी सिस्टम। और ये क्या एक तरह से क्या इंश्योर कर रही है, जो इंडिया की डाइवर्सिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, जो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, उनको उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उनके ओपिनियन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो जो डेमोक्रेसी को बूस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। जैसे चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है, तो सरकार एक की आनी है, आप वोट किसी को भी दे दो, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। बट जब मल्टी पार्टी सिस्टम होता है तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके राइट्स को सेफ गार्ड किया जाता है, ठीक है, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, बैकवर्ड क्लासेस हो गई, ठीक है। अंडर आर्टिकल 46 of the constitution state shall promote with special care the educational and the economic interest of the weaker section of the people, and in particular of the scheduled caste and the scheduled tribes, shall protect them from social injustice and all form of exploitation. स्टेट प्रमोट करेगा स्पेशल केयर, ठीक है, ऑल्सो उनको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम सोशल इंजस्टिस से, ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लोइटेशन से, ठीक है। ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेव करे, ठीक है। प्रोसेस, इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये आप लोग स्टडी कर लेना, बहुत इजी, ज्यादा हार्ड नहीं है। एक वन साइड प्रोसेस दिया हुआ है कि जैसे लेजिस्लेटिव प्रोसेस में लेजिस्लेचर पार्लियामेंट आ गई, ठीक है, उसका क्या 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 फंक्शन है, रिप्रेजेंटेशन करना, डिबेट करना, डिस्कशन करना। इलेक्टोरल प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ जाता है अंडर आर्टिकल 324, ठीक है, तो 324 में ये आ जाता है, क्लियर। जुडिशियल प्रोसेस की बात करें तो कोर्ट्स, राइट, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी, जस्टिस, ये कौन प्रमोट कर रहा है, कोर्ट्स, राइट, तो ये आप स्टडी कर सकते हो। सेंट्रलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, एंड पीपल्स का जो पार्टिसिपेशन है ग्रासरूट लेवल्स वो एंश्योर हो रहा है, ओके। फेडरलिज्म में पावर को डिवाइड कर रहे हो सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट में, ओके। नेक्स्ट ये आप कर सकते हो, बहुत अच्छी एक्सरसाइज दी हुई है, फीचर्स हैं, उसके एग्जांपल्स आपको लिखना है वन साइड। क्वेश्चन आर क्या है, the first hour of a parliamentary session when members ask questions to the government, this helps check the government's work and hold it accountable, right। पार्लियामेंट कानून बना रहा है, ओके, अब पार्लियामेंट ने कानून बनाया, एग्जीक्यूटिव ने इंप्लीमेंट किया, अब एग्जीक्यूटिव जो भी फंक्शन कर रहा है, ठीक है, तो वो अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। अब वो अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाती है, तो पार्लियामेंट के कुछ ऐसे सेशन मोशंस होते हैं, नॉट सेशन, मोशन होते हैं, क्वेश्चन आर हो गया, जीरो आर हो गया, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं बाय द मेंबर्स, बाय अदर मेंबर्स इन द पार्लियामेंट, ठीक है, और क्वेश्चन के आंसर्स दिए जाते हैं बाय द एग्जीक्यूटर्स, ओके। तो एक तरह से ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, देयर आर मेनली टू टाइप्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉर एग्जाम्पल जैसे स्विट्जरलैंड में सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मोस्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ओके। इनडायरेक्ट, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर दैट गवर्नमेंट फॉर्म्ड, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्म होती है, ओके। पीपल डू नॉट डायरेक्टली गवर्न नहीं होते, जैसे एग्जाम्पल इंडिया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करें तो मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। The executive is accountable to the legislature, जैसे इंडिया और कनाडा। And presidential democracy, the executive is independent of legislature. President is elected by the people. President is accountable to the people, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
ठीक है। अब यहाँ पर केस बेस्ड स्टडी आ जाता है, तो केस बेस्ड स्टडी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी। यहाँ जो भी केस बेस्ड स्टडी दी है, हम ये टेबल पढ़ लेते हैं जाने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट कंट्री दिया हो, दूसरे में टाइप्स दिया है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दिया है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड की फीचर्स। आप अच्छे से पढ़ लोगे, बहुत इजी है। इंडिया, इंडिया में किस टाइप की डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। और गवर्नमेंट का क्या सिस्टम है? सारी एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। एंड हु इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर। एंड हु इज हेड ऑफ द स्टेट? प्रेसिडेंट। एंड हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स है, सिंगल सिटीजनशिप है, ये सारे फीचर्स है हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी के। ठीक है। अब बात करते हैं कनाडा। अब कनाडा में किस टाइप की डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। सिस्टम क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर। सारी एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट है गवर्नर जनरल, जिसको अपॉइंट किया जा रहा है बाय द मोनार्क। ठीक है। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। ओके। फेडरलिज्म, मल्टी पार्टी सिस्टम, ये फीचर्स हैं कनाडा की डेमोक्रेसी के। यूनाइटेड स्टेट्स की यूनाइटेड किंगडम्स की अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है। इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की द एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। मोनार्क हेड ऑफ द स्टेट होता है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं है, अनरिटन फॉर्म में है। ठीक है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। स्विट्जरलैंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विद द फेडरल काउंसिल के पास है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। एंड द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विद मल्टीपल पार्टीज। ठीक है। मल्टीपल पार्टीज के साथ यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएसए की बात करें, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है विद टू मेजर पार्टीज। ठीक है। तो टू पार्टी सिस्टम है यूएसए में, मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में, और वन पार्टी सिस्टम है चाइना में। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आगे से हम जो स्टार्ट करेंगे, डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, इंडियाज लिविंग डेमोक्रेसी, यहाँ से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो रेस्ट ऑफ द टॉपिक हमारे सेकंड क्लास में कवर होंगे। क्लास ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो अपलोड करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अभी इतनी नेट की स्पीड नहीं आ पा रही है कुछ दिन से मेरे नेटवर्क में। तो सेकंड पार्ट में इसका जल्दी अपलोड करूंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा क्लास 9th का डेमोक्रेसी का। अगर कुछ भी कमेंट में कुछ भी आपको नहीं समझ आया, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अच्छी अच्छी क्लासेस, अच्छे अच्छे टॉपिक पर क्लास अगर आपको चाहिए तो आप मुझे तब भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिसको मेरे चैनल की जरूरत है, जो सच में पढ़ना चाहते हैं, और जिनके पास कोई सोर्स नहीं है तो वो इसके थ्रू पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पर प्लीज 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 अच्छी अच्छी क्लासेस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और कंटिन्यू रहिए मेरे चैनल पर। ठीक है। कोई भी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए।